हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां पर हम डे 9 ऑफ आवर विजय सीरीज जहां मेंस की आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं एचपीएस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। और इस सेशन में डे 9 में हम जनरल स्टडीज 3 के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस फाइल मिल गई होगी। आप अटेम्प्ट करने के बाद इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे और एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का, जिस तरीके का हमारा एचएस का पैटर्न होता है। इन क्वेश्चंस को हम आंसर किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हम यूज करेंगे 3 स्टेप फॉर्मूला, जहां पर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या कीवर्ड है, किस तरीके से उस कीवर्ड के हिसाब से आंसर को लिखना है। दूसरा पार्ट ये होता है कि हम देखें किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है, कैसा हम बॉडी जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, उसमें क्या पॉइंट्स लिख रहे हैं। और तीसरा सबसे जरूरी पार्ट है कि हम कैसे उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, अलग अलग तरह के इंडेक्सेस, रैंकिंग्स के बेसिस पर। तो शुरुआत करते हैं हमारा आज के सेशन के। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है फिस्कल पॉलिसी, इससे रिलेटेड जहां पूछा गया है डिस्क्राइब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये सवाल पूछा गया है। ये टॉपिक फिस्कल पॉलिसी एफआरबीएम एक्ट जो हमारा है, ये दिया हुआ है हमारे सिलेबस में एचएस के। ये जीएस3 के यूनिट 1 सब यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये डेफिसिट्स जो है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन एचएस पूछ रहा है, कमीशन पूछ रहा है। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए। तो इस वजह से हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको जो है 60 वर्ड्स में इसको आंसर करना है। 4 मार्क्स का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो ऑल्दो हमें एक ही चीज को आंसर करना है यहाँ पर। पहले आप रेवेन्यू डेफिसिट आंसर करोगे, फिर आप बताओगे कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हम बता रहे हैं कि इट इज द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जितना रिसीट नहीं हो रहा है, उसके एक्सेस में अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेस, रेवेन्यू जो सोर्सेस हैं उससे नहीं आ रहे हैं, बट देन गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड। तो इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जहां पर हम मंथली या फिर रिकरिंग जो जिस तरीके के अलग अलग हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर सैलरी देना है तो वो हर महीने देना होता है, और उससे किसी भी तरह का एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई एसेट नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि फ्यूचर में मुझे कुछ फायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री खड़े करते हैं तो उसमें ये होगा कि प्रोडक्शन होगा, आगे जाकर प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को। बट इसमें हर महीने जो पैसे जा रहे हैं वो एक तरीके से ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें कोई भी एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये होता है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रिसीट्स। ठीक है, एग्जांपल से हमें समझ में भी आ गया, हमने ये चीज बता दी। प्रेजेंट अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। तो होता ये है कि जो रेवेन्यू जो हमारा बजट है उसमें हम एक पार्ट ऐसा देख रहे हैं एक्सपेंडिचर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ग्रांट्स। तो हम जानते हैं कि ये ग्रांट्स हमारे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर भी मिलते हैं, और पीरियोडिकली भी ग्रांट दिए जाते हैं बाय द सेंटर टू द स्टेट्स। और ये ग्रांट्स अगर स्टेट इस्तेमाल करता है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जहां पर स्कूल बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, फैक्ट्रीज बना दिए, पीएसयूज बना दिए, ऐसे लोकेशन बना दिए जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर होती है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो दरअसल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इसका नेचर होता है, यानी कि एसेट या लायबिलिटी यहां पर क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री अगर खड़ी कर दी तो वहां पर एसेट क्रिएट हो रहा, आगे जाकर फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसको हम एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसका पार्ट मानते हैं। सेंटर जो ग्रांट्स दे रहा है स्टेट्स को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है।
बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब वो स्टेट के पास जा रहा है तो वो एसेट या लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जा रहा है। तो इस पूरे एक्सपेंडिचर को हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस चीज को हम इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिसिट जो कैलकुलेट होता है आफ्टर रिमूविंग दिस पार्ट, उसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो ऑल ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको बता दिया, ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स देता है, इवन इफ दे आर यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं। सच एसेट्स क्रिएटेड बाय द सबनेशनल गवर्नमेंट्स, ये हम कह सकते हैं, आर ओन्ड बाय देम एंड नॉट बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नेवरदलेस दे डू रिजल्ट इन ड्यूरेबल एसेट्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें ड्यूरेबल एसेट्स बनते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर contributes to growth and not be treated as unproductive in nature। ठीक है, तो ये जो है ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो एक ऐसा पार्ट है जो कि अनप्रोडक्टिव माना जाता है, बट देन ये अनप्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट और उसके साथ में प्रॉफिट भी आगे जाकर हो रहा है। तो इस वजह से यूनियन बजट 2011-12 में ये कहा गया कि हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे, जहां पर इस तरीके के जो ग्रांट्स दिए जाते हैं वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैलकुलेशन से एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसे ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट कहा गया, और जब हम इसे रिमूव करते हैं यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट में से ये ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स जब हम माइनस करते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है। तो इस तरीके से हमने बता दिया पूरा सीक्वेंस कैसे 2011-12 के यूनियन बजट में ये चीज लाई गई थी, वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो वी कैन से दैट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये सिग्निफाई करता है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स जो कि पार्ट बन रहे हैं हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट के कंजम्पशन का या फिर यूनियन गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर का जो कि एसेट्स बना रहा है। राइट, ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी आपको 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए जो है आंसर करना है। तो ये जो सवाल है वो आगे भी पूछा जा सकता है, और इसी से रिलेटेड सवाल हमारे एचएस 2020 में भी पूछा गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद उसकी लिमिटेशंस बताने हैं। तो दो छोटे छोटे पार्ट से यहाँ पर ऑब्वियसली हम पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एक लाइन लिखेंगे कि इट इज एसोसिएटेड विद अ पीरियड जहां पर इंडिया क्रॉस द हम्प इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेजेस ऑफ एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंस। जहां पर हम फूड के लिए बाहर देशों पर डिपेंड कर रहे थे वो नहीं हुआ, और इंडिया में जो शॉर्टेज है उसे हमने पूरा किया। यहाँ पर आप जो है टाइम भी मेंशन कर सकते हो, 1960s में ये ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। दो ये पॉइंट्स हमने लिखे, फिर हम बता रहे हैं कि ऑल्दो इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए फूड प्रोडक्शन में, बट कई लिमिटेशंस थे। क्या थे वो? सबसे पहला है कैपिटलिस्ट फार्मिंग की यहाँ पर जो है ग्रोथ हुई, यानी कि न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी ऑल्दो न्यूट्रल टू स्केल has an important aspect which does not allow small and marginal farmers to reap its benefits। क्योंकि इस ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनको खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वो पैसे नहीं जुटा पाते, तो वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं बन पाए थे। मेनली लार्ज जो फार्मर्स है वो बन पाए थे। दूसरा है नेग्लेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये जो स्ट्रैटेजी था, इट डिड नॉट ले एनी स्ट्रेस ऑन द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यहाँ पर सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके लार्ज एरियाज में प्रोडक्शन हम करेंगे, बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेटर करेंगे, ये पार्ट नहीं देखा जा रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के पूरे सेटअप और फ्रेमवर्क में, तो वो चीज इंक्लूड करनी थी। तीसरा ये है कि वाइडनिंग डिस्पैरिटीज इन इनकम, तो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं ये लाने थे, पर जो इनकम में जो डिस्पैरिटीज है वो बढ़ते ही जा रहे थे। अभी हमने देखा कि स्मॉल एंड मार्जिनल वो पार्ट नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनकम नहीं है, वो हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं खरीद पा रहे हैं, फर्टिलाइजर नहीं खरीद पा रहे हैं। लार्ज जो फार्मर्स है वो खरीद पा रहे हैं, तो इनकी इनकम बढ़ती ही जा रही है, इनकी इनकम कम होती जा रही है। राइट, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर जो लार्ज फार्मर्स है वो लेते जा रहे हैं, और इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी आगे जाकर वो भी प्रोड्यूस हो रही है।
सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस पर भी इन रूरल एरियाज जो है इसने इफेक्ट किया, जहां पर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैव बेनिफिटेड द लीस्ट, दे हैव वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, और इस वजह से जो है वो आगे जाकर उस लैंड को भी रेंट पे दे देते हैं और लैंडलेस लेबरर्स कई बार उनको बनना पड़ता है, राइट। तो ये स्थिति कई लोगों की बन गई थी। तो ये सारे लिमिटेशंस हमने यहाँ पर बता दिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन 120 वर्ड्स में जिसको आंसर करना है, ये एक लेटेस्ट इंडेक्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर। एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा ही 4 या 8 मार्क्स का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 सब यूनिट 1 का GS3 का, उससे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको व्हाट इज दिस डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स उसके बारे में बताना। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का एक इंट्रोडक्शन आप दोगे, उसके बाद उसके फीचर्स बताओगे। तो यहाँ पर हमने ट्रेंड भी बता दिया है इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के हिसाब से। तो आरबीआई ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लेकर आया है ताकि स्टैटिस्टिक्स जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है, यूपीआई भीम उनसे रिलेटेड वो मिल सके, ठीक है। वो हम बता रहे हैं डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स और इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है उनको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, नए इनिशिएटिव्स लेकर आने के लिए डेटा चाहिए होता है। वो डेटा हमें इससे मिल रहा है ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर। तो हमने बता दिया सारे स्टैटिस्टिक्स, यूपीआई पेमेंट्स किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, भीम जो उसके थ्रू किस तरीके से पेमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो सब हमने बता दिया। 19 बैंक ज्वाइंट यूपीआई इकोसिस्टम, ये सारा जो डेटा है आपको एकदम एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स आप याद रख लो क्योंकि ये नया इंडेक्स है और इस इंडेक्स के हिसाब से ये डेटा है, तो थोड़ा सा याद रख लो। तो ये डेटा दिया गया है इस इंडेक्स के द्वारा। और ये इंडेक्स एक्चुअली है क्या, फीचर्स हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आरबीआई इस इंडेक्स के बेस ईयर को मार्च 2018 लेकर चल रहा है, और उस मार्च 2018 में अगर 100 वैल्यू है डिजिटल जो पेमेंट्स का फ्रेमवर्क है, अलग अलग उसके जो पैरामीटर्स है उसका, तो आगे जाकर जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है उससे डिक्रीज हो रहा है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मार्च 2018 इज द बेस ईयर, पहली बात। पैरामीटर्स 5 है, यहाँ पर पेमेंट एनेबलर्स किस तरीके से है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, डिमांड साइड फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट का कैसा है, सप्लाई साइड फैक्टर्स के हिसाब से परफॉर्मेंस कैसी है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी किस तरीके का है, कंज्यूमर किस तरीके से बहुत ही आराम से ये पेमेंट्स कर पा रहा है, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा जो है यहाँ पर पैरामीटर्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पब्लिश जो है किया जाएगा लैग ऑफ 4 मंथ्स और सेमी एनुअल बेसिस, यानी कि 6 मंथ्स में एक बार किया जाएगा, और जो भी किया जाएगा वो 4 मंथ्स पहले का डेटा होगा, राइट। तो आरबीआई वेबसाइट पे ट्रेंड क्या है, इस ने जो है सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो हुआ है इन द डिजिटल पेमेंट्स वो दिखाया है। और मार्च 2022 की अगर मैं बात करूं तो 349.30, ठीक है। तो मार्च 2018 के कंपैरिजन में ये जो 4 साल बाद का इंडेक्स है 100 से हम कह सकते हैं ये इस तरीके से मोर देन 3 टाइम्स जो पेमेंट है डिजिटल पेमेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हुआ। तो ये चीज हमें हेल्प करेगी पॉलिसी मेकिंग में और इनिशिएटिव्स में, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि डेवलपमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं उनसे रिलेटेड ये इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए होता है, बट वो रिटर्न उसका जो है बहुत बाद आता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, वो जो है उसके बाद उसमें प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो इस वजह से नॉर्मल बैंक्स इस तरीके के लॉन्ग टर्म में जो पैसे चाहिए होते हैं उसको सपोर्ट ढंग से नहीं कर पाते। तो इस वजह से डेवलपमेंट फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन से मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स को हेल्प करने के लिए इनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो उससे रिलेटेड काफी न्यूज में था, तो ये चीज जो है पूछा जा सकता है। व्हाट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन व्हाट वे इज इट डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक से डिफरेंट कैसे है, नीड क्या है इंडिया को इसकी, इस से रिलेटेड जो है आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ में कुछ चैलेंजेस मेजर्स भी आप बता सकते हो। ये जो है अगेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमारा है आरबीआई का, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उस में आएगा। 400 वर्ड से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीएफआई के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे, फिर यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके से ये कमर्शियल बैंक से डिफरेंट है और इंडिया में क्या नीड है।
तो क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक एग्जांपल हो गया, जहां पर कैपिटल इंटेंसिव पैसे जो है बहुत सालों तक लगाने पड़ते हैं, वो सब होने के बाद, एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में उसका प्रॉफिट आता है। तो इस वजह से बैंक्स जनरली कमर्शियल बैंक सपोर्ट नहीं कर पाते। तो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स जहां पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक एग्जांपल हो गया, उनको ये सपोर्ट करता है। कमर्शियल बैंक्स जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हेल्प कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट डीएफआई को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते हो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और आगे जाकर और भी ऐसे कॉर्पोरेशन जैसे कि इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड आईसीआईसीआई जो बैंक एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसे भी एस्टैब्लिश किया गया था। अभी जाकर ये कमर्शियल बैंक बन गया, बट देन इनिशियली डीएफआई था। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईडीबीआई भी उसी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था 1970s 80s में। ये जो है डिस्क्रेडिट होने लगे, लॉसेस वगैरह होने लगा, तो इस वजह से ये जो है इसमें प्रोफेशनलिज्म वो भी कम होने लगा, और इस वजह से लॉसेस हुए। ठीक है, गवर्नेंस भी सही नहीं था, इस वजह से इनको जो है सही तरीके से आगे बढ़ाया नहीं जा सका। यहाँ पर ड्यू टू दिस फैक्टर्स नरसिम्हन कमेटी 1991 का जो है रिकमेंडेड डिसबैंडिंग। तो ये जो है इस तरीके के डीएफआई हमें नहीं रखने हैं, इनको जो है हमें नहीं एस्टैब्लिश करना है, ये चीज कह दिया गया बाय द नरसिम्हन कमेटी, और उसके बाद से वो कम हो गए। यहाँ डिफरेंस क्या है कमर्शियल बैंक्स एंड डीएफआईस का? DFI strike a balance between commercial operational norms as followed by commercial banks। जो भी commercial banks के norms है उसको follow करते हैं, mainly short and medium term का credit जो है वो provide करते हैं। डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी ये लेते हैं। ठीक है, तो डीएफआईस एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स की तरह काम करते हैं और डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं, मेनली लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। डीएफआईस आर नॉट जस्ट प्लेन लेंडर्स लाइक कमर्शियल बैंक्स, but they act as companies in the development of significant sectors of the economy। ठीक है, तो वही जो एक तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दूसरा डेवलपमेंट जो है वो उसमें हेल्प करते हैं, साथ में कमर्शियल बैंक्स के जो नॉर्म्स है उनको भी फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं डीएफआईस का है। कमर्शियल बैंक्स ओनली शॉर्ट एंड मीडियम टर्म का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है डीएफआईस का? फाइनेंसिंग करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड्स वाले जो मेन हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए सपोर्ट फंक्शन, जहां पर मेनी डीएफआईस प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस भी ये प्रोवाइड करते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये स्टॉल हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज, लीगल इश्यूज आ जाते हैं, तो ये बैंक्स टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस, डीएफआई फंक्शनल क्लासिफिकेशन, एंटरप्राइजेस कैन गेट फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अलग अलग तरीके से जो है फंड्स जनरेट करके इनको प्रोवाइड करने का काम डीएफआईस करते हैं। बिल्डिंग गुडविल, जहां पर कंपनीज इन बिल्डिंग गुडविल हेल्पिंग देम टू बोरो फ्रॉम कैपिटल। अगर एक डीएफआई सपोर्ट कर रहा है किसी कंपनी को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इसका मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये जो है उसकी गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है। क्राइसिस फंडिंग, जहां पर डीएफआईस हेल्प कंपनीज इवन इन क्राइसिस टाइम्स, और उनको जो है उस क्राइसिस से निकलने में हेल्प करता है। लेसर रिपेमेंट बर्डन, ठीक है, रिपेमेंट बर्डन कम होता है, आप वो जो है रिस्ट्रक्चरिंग करते रहते हैं उस लोन की, और उनको जो है डेवलपमेंट पूरे इनिशिएटिव में हेल्प करने की जो है पूरा काम किया जाता है। अब नीड क्या है इंडिया में टू डीएफआईस का? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने की जरूरत है, जिस तरीके से हम कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, पीएम गति शक्ति हो गया और सागरमाला हो गया, पर्वतमाला हो गया, ये सब लेकर आए हैं, उनमें हेल्प कर सकता है ये। बैंकिंग के जो लिमिटेशंस है, यानी कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, टेक्निकल एडवाइस, क्राइसिस सिचुएशन में उन्हें हेल्प नहीं कर पाते, वो लिमिटेशंस को ये जो है हेल्प करता है कि उनको ओवरकम किया जा सके। एनपीए की जो क्राइसिस है उससे भी जूझने में हेल्प करता है, जहां पर बैंक जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो एनपीएस उनके बढ़ जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बट ऐसा इनके साथ नहीं होता है क्योंकि दे ट्राई टू मैनेज थिंग्स बेटर।
क्योंकि इनका ध्यान उसी तरफ होता है। पैंडेमिक इंड्यूस जो क्राइसिस है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए जरूरत है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमें बनना है 2025 तक, ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज है जैसे चाइना, ब्राजील, सिंगापुर में है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, राइट? तो वो चीज ध्यान में रख के हमें करना है। बट देर आर सम चैलेंजेस जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसे दे दिए, सोचो कि वो वापस नहीं आए तो क्या होगा, तो लॉसेस में जाएगी, राइट? इसके साथ में बैंकिंग जो क्राइसिस है, यहाँ पर हम पैसे दे रहे हो और वापस हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ वो पैसे वापस ही नहीं आना, प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। रेगुलेटरी फोरबियरेंस, जहां पर गवर्नेंस इश्यूज इनिशियली हमने देखा इंडिया में हुआ, वैसे ही रिपीट होगा तो क्या होगा, राइट? वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? फाइनेंस के जो हर्डल्स है वो थोड़ा गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर सब सपोर्ट करके उन फाइनेंस के हर्डल्स को ओवरकम कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल जो है ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, जहां पर कई सारे ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ जाए तो उनके बीच में ये कॉम्पिटेंसी होगा, एंड देन प्रोफेशनल्स होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और भी सारे जो है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग नहीं, वो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स की तरह जो है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के जो लोन है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज की जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अबाउट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। इसके साथ लेट मी रिमाइंड यू कि हम अपना मेंस क्रैश कोर्स लेकर आ गए, जहां पर आपको पूरा मटेरियल along with मेंस टेस्ट सीरीज along with इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 10,000। साथ में मेंस टेस्ट सीरीज जहां पर ओनली इवैल्यूएशन, जो मेंस टेस्ट सीरीज है, मेंस के जो टेस्ट आप लिखोगे उनकी इवैल्यूएशन, साथ में मटेरियल हिमाचल जीके का, करंट अफेयर्स, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस along with लाइव डाउट सेशन 6,000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।